लॉजिकल इंडियन के तीसरे अंक में आपसे मुखातिब हैं। स्वागतम, सुप्रभातम, कैलिमेरा, गुटेन टाग, सुबह बखैर। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम कई बातें करेंगे इस चैनल में। जैसा कि हमने सबसे पहले कहा था कि लॉजिकल इंडियन के हर एपिसोड में हम आपको एक लॉजिकल फैलेसी के बारे में बताएं कि लोग कैसे एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं अपनी वाक्पटुता के कारण, अपनी हाजिर जवाबी के कारण। तो एक ऐसा उदाहरण है जिसे लॉजिकल फैलेसी बाय जनरलाइजेशन का नाम दिया गया। इसमें लोग करते क्या है कि दो चार अनुभव या दो चार प्रयोगों के आधार पे, तजुर्बों के आधार पे कोई एक ऐसा नियम निकाल लेते हैं जो सबके लिए लागू करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि हमने इस एसिड का इस्तेमाल कई तरह के पत्थरों पर किया है, 5 बार किया है, और सारे पत्थर एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं। सारे पत्थरों पर एसिड का असर एक जैसा ही होता है। और उसके बाद वो ये कहे कि इसका मतलब सारे पत्थर एक जैसे होते हैं, दुनिया के सारे पत्थर एक जैसे होते हैं। अक्सर कोई भोला आदमी इस बात को सही मान लेगा। वो इस पे ध्यान नहीं देगा कि उसने सिर्फ 5 ऐसे तजुर्बों या एक्सपेरिमेंट्स की बात की है जिसके आधार पर वो अपनी बात कह रहा है। तो ये तो हुआ लॉजिकल फैलेसी का एक रूप। और इसी तरह से जनरल नियम निकालने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसके एक और उदाहरण से हम आपको अंत में रूबरू कराएंगे। अब आगे चलते हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि हर अंक में हम किसी एक बहुत अच्छे या बहुत विवादित या बहुत प्रमुख शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, उसकी पैदाइश के बारे में बताएंगे। तो आज हम अंग्रेजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हिंदी में जो संविधान है, उसकी व्युत्पत्ति के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में बताएंगे। दरअसल प्लेटो ने जब अपनी एक किताब लिखी जिसमें वो एक राज व्यवस्था के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसका नाम उन्होंने पॉलिटेइया रखा था। यानी एक ऐसी किताब, एक ऐसा नियम जिसमें एक राज व्यवस्था को न्याय के तरीके से, इंसाफ के तरीके से चलाने के तरीके पर गौर किया गया। जाहिर है कि जैसे प्लेटो के अधिकतर संवादों में होता रहा था, सुकरात इसके मुख्य पात्र हैं और बहस को सुकरात ही शुरू करते हैं। खैर, उस ब्यौरे में हम अभी ना जाएं। अभी हम सिर्फ ये समझें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि प्लेटो ने कहा, बजरिए सुकरात, यानी सुकरात के मुंह से कहलवाया कि एक समय की बात है, 12 कबीलों के 12 लोग किसी एक टापू पर जा रहे थे नाव में, एक नया देश बसाने या एक नया नगर बसाने या बनाने भी कह सकते हैं। तो रास्ते में उनके बीच ये सवाल उठा कि भाई उस नगर का राज कैसे चलाएंगे, न्याय को कैसे सुनिश्चित करेंगे, इंसाफ को कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये कैसे पक्का करेंगे कि सबको सबका हक मिल जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि तो आओ बहस कर लेते हैं। और उनके बीच जो बहस चली, उसी का एक तरह से रूपांतरण है प्लेटो की वो किताब पॉलिटेइया। अब पॉलिटेइया क्यों?
पॉली का अर्थ ग्रीक भाषा में बहुत सारा होता है, या सारा भी कह सकते हैं। तो उसमें होता ये था कि जब भी कोई नया नगर बनाते थे ग्रीस वाले, यूनान वाले, तो उसमें सभी समुदायों के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व देते थे, बराबर की नुमाइंदगी देते थे, और सभी के नियम कानून, सभी कबीलों के नियम कानूनों को आपस में देखते थे, विचार करते थे, और उन सब में जो सबसे अच्छा होता था उससे अपना संविधान बनाते थे या अपनी पॉलिटिया बनाते थे। तो इसलिए दुनिया का सबसे पहला संविधान प्लेटो ने पॉलिटिया के रूप में लिखा था। संविधान का मतलब ही है सबका विधान, एक ऐसा विधान जिसमें सभी कबीलों के विधानों का समावेश हो गया है, सभी कबीलों के नियमों कानूनों की सबसे अच्छी बातों का समावेश हो गया है, सबको शामिल कर लिया। बाद में रोम वालों ने जब लैटिन में इनका अनुवाद किया तो उन्होंने इसका अनुवाद रेस पब्लिका कर दिया। उनके यहाँ पॉली के बदले पब्लिक शब्द था, और रेस का अर्थ होता है बारे में, यानी रेस पब्लिका मतलब ये हो गया कि जनता के बारे में किताब, और उन्होंने उस तरह से पॉलिटिया का अनुवाद लैटिन में किया। मगर बाद में जब अंग्रेजों ने उससे अंग्रेजी अनुवाद किया तो उन्होंने रेस पब्लिका को मिला करके रिपब्लिक बना दिया। अब रिपब्लिक के रूप में ये किताब पूरी दुनिया में प्रचारित हुई, फैली, और उसी को संविधान कहा जाता है। यानी संविधान वैसा नियम है जिसमें सभी कबीलों के नियम शामिल हैं, और एक ऐसा नियम है जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो संविधान पॉलिटिया से आया। पॉलिटिया का भी अर्थ यही था, जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। मगर आजकल हम ये देख रहे हैं कि हिंदी में वही शब्द जब पॉलिटिक्स के रूप में आता है तो लोगों ने उसका अर्थ राजनीति कर दिया। पॉलिटिक्स का अर्थ राजनीति नहीं हो सकता है, राजीनीति हो सकता है, यानी एक ऐसी नीति जिससे सब राजी हो। मगर लोगों ने गलत अनुवाद करके पॉलिटिक्स का उसे राजनीति बना दिया, ऐसी नीति बना दी जिससे राज किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज हमारी राजनीति में या दुनिया भर की राजनीति में इतने सारे बिखराव दिख रहे हैं, इतनी सारी गंदगी दिख रही है, और आजकल तो हर आदमी अपनी एक राजनीतिक पार्टी लेकर के घूम रहा है। उसे किसी दूसरे के साथ चलने की कभी जरूरत ही नहीं महसूस होती है। तो वो राजनीति कर रहा है, वो राजनीति नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। वो जो कर रहे हैं उसके लिए हमने एक नया शब्द बनाया है, यूनिटिक्स। यानी वो सबको साथ लेने के बदले सिर्फ अपने को लेकर चल रहा है। तो वो पॉलिटिक्स नहीं, यूनिटिक्स कर रहा है। तो इस तरह से आज हमने संविधान के बुनियादी शब्द पॉलिटिया के ऊपर, और कैसे पॉलिटिया पहले रिपब्लिका बना, फिर रिपब्लिक बना, फिर संविधान बना, इसके ऊपर विचार किया। और अब हम उससे भी आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि अपने हर अंक में हम कुछ न कुछ ज्ञान विज्ञान से जो नवीनतम खबरें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी सिलसिले में अभी हाल में जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके द्वारा ये खबर मिली है कि एक जो सितारा वेगा नाम का सितारा था, हमसे करीबन 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर या बहुत दूर समझ लें, उसके बारे में अक्सर लोग कहते थे कि इसके पास तो अपना ग्रह जरूर होगा, क्योंकि इस सितारे के चारों तरफ कुछ ग्रह जरूर घूम रहे होंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा घेरा जैसा धुंध का या बहुत सारी चीज़ों का
पहले से देखा जा रहा था। इसे 1984 में पहली बार देखा गया, मगर अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पक्के तौर पे कह दिया है कि इस बेचारे सितारे के पास कोई भी अपना ग्रह नहीं है। तो ये एक नई खबर थी। हमें लगा कि किस तरह से ब्रह्मांड में लगातार चल रही घटनाओं के ऊपर हमारी नज़र है और होनी चाहिए, उसके बारे में आप इससे पता चलेगा। एक और बड़ी अच्छी खबर आई है कि बेसाल्ट नाम का जो एक चट्टान होता है, करीब करीब पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है, और ये हर जगह होने के साथ साथ इसकी एक और खूबी है कि ये अपने तरीके से अपने आप ही आसमान से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता रहता है और सोख करके उसे बाइकार्बोनेट में बदलता रहता है। तो कुछ जगहों पर ये प्रयोग चल रहे हैं कि इस चट्टान को बहुत महीन पीस कर अगर मिट्टी में मिला दिया जाए और उसे मिट्टी में बिखेर दिया जाए तो वह हवा से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में सोख लेगा। दरअसल होता ये है कि मिट्टी के ऊपर हम जो फसल पैदा करने के सिलसिले में पानी डालते हैं, वो पानी हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ले करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, H2CO3। और जब हम इस पे बेसाल्ट रॉक को छिड़क देते हैं, उसको बहुत छोटा छोटा करके चूर्ण बना करके छिड़क देते हैं, तो फिर वह हवा से एक बार फिर और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, फिर कार्बोनेट में बदल जाता है। इससे धरती की उपजाऊ शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ साथ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम होती है। मगर इसमें एक पेंच है। इस तरीके से जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने की इसकी जो ताकत है, वो स्वाभाविक रूप से जहाँ पे ये चट्टानें होती हैं बेसाल्ट नाम की, उनकी जो ताकत है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचने की, करीब करीब उसी के जैसी होती है। तब है कि दुनिया के हर एक हिस्से में हर जगह ये चट्टान उपलब्ध नहीं है, और अगर इसे बड़े पैमाने पर छिड़का जाए तो शायद हम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर सकेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर अब तक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती रही है। और ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति से पहले अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1 थी तो आज 2 हो गई। यानी औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले हवा में जितना कार्बन डाइऑक्साइड था, आज उसका 2 गुना है। तो एक बहुत गलत बात है, और ये सारा हम मानवों की वजह से हुआ है। मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उत्साह में आकर के बेसाल्ट रॉक को छिड़क करके बिखेरने लगे और इसका कोई अलग दुष्परिणाम सामने आने लगे। तो इस पे अभी और तजुर्बे करने की और खोज करने की ज़रूरत है। उसके बिना इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखनी होगी कि हम बेसाल्ट रॉक के उन्हीं चट्टानों को, उन्हीं पहाड़ों को तोड़ें, काटें या उसका चूर्ण बनाएं जहाँ पौधे नहीं, वरना यदि हरे भरे इस तरह के रॉक वाले चट्टानों को काटा गया तो ठीक नहीं होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की समाप्ति की तरफ। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि लॉजिकल फैलेसी से शुरुआत करेंगे, उसी से अंत करेंगे। तो हमने आज जो लॉजिकल फैलेसी शुरू में बताई, उसे फैलेसी बाय जनरलाइजेशन कहते हैं। तो एक जनरलाइजेशन तो कुछ थोड़े बहुत आधे अधूरे अधपके तथ्यों को सामने रख करके कर दिया जाता है कि हमने 5 जगह पर ऐसा पाया है कि चट्टान का रंग ये है, हरा है, तो हर जगह चट्टान का रंग हरा ही।
ऐसा नहीं होता है। 2-4 उदाहरणों के आधार पे कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। एक दूसरा इसी फैलेसी का या इसी तार्किक विसंगति का या कुतर्क का उदाहरण होता है एक प्रोपोजिशन के द्वारा। यानी आप एक सिद्धांत ही गढ़ देते हैं और वाक्य कुछ इस तरह से बनाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि सही कह रहा है। जैसे मान लीजिए किसी देश के बारे में मैं ये कहूँ कि मैं उस देश के जितने नागरिकों से मिला हूँ वो सबके सब लड़ाकू हैं, हर समय लड़ते रहते हैं और युद्ध चाहते हैं और इसीलिए उस देश के सभी लोग युद्ध चाहते हैं। अब ऊपर से देखने में ये एक सपाट सा बयान है और सुनने में लग सकता है कि बिल्कुल सही है, मगर ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उतने ही सब लोगों से मिलकर के तो वो देश नहीं बना, और मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ वे सबके सब अगर युद्ध प्रिय हैं तब भी ये कतई जरूरी नहीं है कि उस देश के सारे लोग युद्ध को पसंद करते हैं। तो इस तरह से लोग अक्सर सामने वालों को वाक्य बना करके मूर्ख बनाते हैं। इसको प्रोपोजिशन के जरिए फैलेसी कहते हैं, जनरलाइजेशन के जरिए फैलेसी कहते हैं। तो ये हुई आज के इस एपिसोड की आखिरी बात। मगर आखिर में हमने जैसा कि कहा था कि हम थोड़ी सी बात अपने देश के संविधान की भी करेंगे, तो हम वो बात भी कर लेते हैं। तो संविधान सभा की जो डिबेट अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहला बयान आचार्य कृपलानी का है। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जब हुई थी उसमें सबसे पहले आचार्य कृपलानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन, अस्थायी चेयरमैन बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि हम लोग इनको टेम्पररी चेयरमैन बना रहे हैं। और उसी दरमियान वो बहुत सारी बातें भी कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मगर टेम्पररी चेयरमैन बनते ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 3 देशों का शुभकामना संदेश भेजा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन 3 देशों में एक अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा ऑस्ट्रेलिया था। तो इन 3 देशों से शुभकामना संदेश डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के पास आए थे, जिन्हें कि संविधान सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही उसका टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहला प्रस्ताव रखते हैं, वो बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान से चुने गए एक सदस्य के बारे में था, जिसको कि वहाँ के नवाब ने चैलेंज किया था, कहा था कि इनका जो चुनाव है गलत है। उसके बारे में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फैसला देते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर जब पक्के अध्यक्ष बन जाएंगे संविधान सभा के तो वो फैसला लेंगे। फिलहाल मेरा फैसला ये है कि हम उनको अपना सदस्य मानते रहेंगे। तो इन 2 छोटी कार्रवाइयों के साथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठक की कार्रवाई शुरू करते हैं और आगे भी बहुत कुछ होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे।